सेकंड पार्ट। साथ उसके बाद मैं अंधेरे में चुपचाप धीरे धीरे रसोई निकल गया, क्योंकि मैंने अनिरुद्ध साथ के पास बहुत महीनों तक काम किया है। घर में काम काम करते अंधेरे में भी जाने जाने का अंदाजा हो जाता है, और मैं तो चोर हूँ इसलिए मुझे अंधेरे में अंदाजा हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगा। पर एक जैसे ही मैं ऊपर की तरफ गया, उसी वक्त लाइट वापस आ गई। मैंने देखा कि जिस कमरे में ताला लगा हुआ था, जो कि साथ का कमरा था, उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। तो तुमने उसको खोलकर देखा? नागेश ने पूछा। साहब, मैं गया ही चोरी करने के लिए था, और जब तिजोरी वाला ही कमरा खुला हुआ दिखेगा तो वहां जाऊंगा ही ना, राजू ने कहा। हो, आगे बताओ क्या हुआ? नागेश ने कुछ सोचते हुए कहा। साथ में अंदर गया। मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था और कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने जल्दी से तिजोरी की तरफ गया और उसका लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। एक बार मैंने साहब को लॉक खोलते हुए चोरी से देख लिया था, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने तिजोरी से पैसे निकाले और उन्हें जेब में रखकर मैं जाने ही वाला था, लेकिन उसी समय मुझे किसी के पैरों की आहट हुई, इसलिए मैं जल्दी से अलमारी में जाकर छुप गया। वो मालकिन थी और कमरे में आकर वो इधर उधर देखने लगी। जल्दी जल्दी में कुछ नोट जमीन पर गिर गए थे, जिसे मालकिन ने देख लिया था और उन्हें अंदाजा हो गया कि उस कमरे में कोई और भी है, तो वो चिल्लाने लगी, कौन है यहाँ? कोई है? उस वक्त में सांस रोककर अलमारी के अंदर खड़ा था। तुम उस अलमारी में आ कैसे गए? इतने छोटे तो तुम लगते नहीं, नागेश ने हंसते हुए कहा। साथ वो अलमारी इतनी बड़ी है कि उसमें 2-3 आदमी आकर खड़े हो सकते हैं। पर जब मैं अलमारी के अंदर छुपा तो मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर पहले से कोई बैठा हुआ था। मेरा तो कलेजा फटकर हाथ में आ जाएगा ऐसा लग रहा था। ओह नो, कौन था वो? नागेश ने पूछा। साच, वो अनिरुद्ध साथ थे, राजू ने कहा। अनिरुद्ध? लेकिन वो उसमें क्या कर रहा था? नागेश ने पूछा। साथ, वो जिंदा होते तो उनसे पूछता, पर वो जिंदा नहीं थे। उनकी लाश मेरे ऊपर गिर गई और मैं चीखता हुआ बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही उनकी लाश भी जमीन पर गिर गई। मालकिन मुझे भागते देख चिल्लाए। मैंने उनसे कहा कि मालकिन साहब को मैंने नहीं मारा, लेकिन मालकिन चिल्लाने लगी, मार दिया मार दिया। मैं उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि ये मेरी बात नहीं मानेगी, तो मैं डर के कारण यहाँ से भागने लगा, लेकिन उसी वक्त किसी ने मेरे सिर पर जोरदार मारी, जिससे मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। ओह, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि तुमने उसका चेहरा या उसकी कोई पहचान देखी हो? नागेश ने कहा। नहीं साथ, राजू ने कहा। नागेश ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? 2 जनवरी 2020 रात 2:30 बजे। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं लाश के पास बैठा हुआ था और पुलिस मुझे लेने आ गई थी। मैंने उनको भी बहुत समझाया, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरी बात पर विश्वास करता। जब हवलदार मुझे हथकड़ी लगा रहा था तो उस समय मैंने देखा कि एक आदमी नीले सूट में इंस्पेक्टर दिनेश को कह रहा था कि ये हत्यारा छूटना नहीं चाहिए। राजू ने कहा। ओह, तो इसलिए तुम केवल मुझे बताना चाह रहे थे? नागेश ने कहा। हाँ साहब, मुझे पता था कि मैं उन्हें सब सच सच बताऊंगा, तब भी वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, राजू ने कहा। और अगर मैं भी ना करूं तो? नागेश ने कहा। साथ मेरी मरी मां को कसम खाता हूं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी था वो सब सच सच बता दिया। और साहब, आपको इंसान पहचानने की समझ होगी। साथ में चोरी करता हूं मानता हूं, लेकिन साहब किसी की हत्या करना, और वो भी मालिक जैसे अच्छे इंसान की हत्या, साहब ऐसा तो मैं सोच भी नहीं एक सकता। और साथ अगर आपको इतना बताने के बाद भी लगता है कि हत्या मैंने ही की है, तो साथ अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे कौन से आगे पीछे कोई है जो मेरे लिए केस लड़ेगा? राजू ने लगभग रोते हुए कहा। ओह, ओवर एक्टिंग बस करो। जो तुम बता रहे हो वो सच या झूठ, सब पता लग जाएगा। तुम चिंता मत करो। अगर तुमने मर्डर नहीं किया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा।
ये इंस्पेक्टर नागेश का वादा है। तुम अब चुप ही रहना और ये सब बातें किसी और को मत बताना। मैं अभी से ही इस केस से जुड़े हर पहलू पर सोच विचार करता हूँ। लेकिन पहली नजर में तुम ही मौके पर मिले हो, इसलिए तुम्हें अभी कुछ राहत नहीं दी जा सकती। कुछ दिन ससुराल के मजे लो, नागेश ने हंसते हुए कहा। साथ राजू ने धीरे से कहा। 3 जनवरी 2020 दोपहर 12 बजे नागेश अनिरुद्ध मैंशन के उसी कमरे में खड़ा था जहां मर्डर हुआ था। साथ में संजय भी उसकी मदद के लिए खड़ा था। वो राजू के बताए अनुसार सारी घटना का एक को अपने दिमाग में एक कल्पना करने लगा। उसे सोचता देख संजय ने कहा, क्या हुआ नागेश, क्या सोच रहा है? संजय, मुझे राजू की बातों में सच्चाई नजर आती है। घर के सभी सदस्य आ चुके हैं क्या? उनसे पूछताछ कर लेते हैं, नागेश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें शुरू से ही देखना चाहिए कि क्या वो जो कह रहा है वो सच में हुआ भी है या नहीं। संजय ने अपने मन की बात कही। हम सही है। पुलिस की जॉब में किसी पर भी पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। चलो फिर घर के पीछे की तरफ चलते हैं, नागेश ने अपनी टोपी को ठीक करते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों घर के पीछे खड़े थे, जहां से राजू ने रस्सी फेंककर छत पर चढ़ने की बात कही थी। संजय, हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से देखना, नागेश ने कहा। हो, संजय ने कहा। दोनों वहां घूमकर देखने लगे। अचानक से एक जगह पर आकर संजय ने नागेश से कहा, पंकज जरा इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? नागेश जल्दी से उस तरफ आया। तुमसे राजू ने कहा था ना कि वो घर के पीछे से छत पर गया था, संजय ने कहा। हाँ, नागेश ने कहा, लेकिन यहाँ एक नहीं 2 अलग अलग पैरों के निशान है, और दोनों पैरों के निशान छत की तरफ है। संजय ने मिट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नागेश ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ, ये एक निशान चप्पल के हैं जो जरूर राजू के होंगे, और दूसरे निशान जूते के हैं। संजय उस जगह बैठ गया और नागेश को दिखाते हुए कहा, ये पैर के निशान कहीं कहीं चप्पल के निशानों से कट रहे हैं। इसका मतलब उस रात सच में राजू से पहले कोई और घर के अंदर आया था। नागेश ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हो, और इसीलिए छत के ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था, या शायद घर के ही किसी इंसान ने खोल कर रखा था, ताकि ये जिसके भी जूतों के निशान है वो छत से आ सके, संजय ने कहा। नागेश ने कहा, मतलब ये पक्का एक प्लान करके किया गया मर्डर है, लेकिन जैसा कि राजू ने बताया उस वक्त घर में कोई और नहीं आया था, लेकिन अनिरुद्ध की पत्नी ने पहले से ही ये दरवाजा खोल रखा था ताकि हत्या करने वाला छत से आ सके। तो क्या दीक्षा ही कातिल है? संजय ने चौंकते हुए कहा। हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, इतनी जल्दी पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई तो बाहरी इंसान पहले से घर में मौजूद था, ये पक्का है, नागेश ने कहा। कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जो कि रसोई में पानी पीने आया था और जिसका चेहरा राजू नहीं देख पाया था, संजय ने कहा। हो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये हो सकता है। तुम इस जगह के और इन फुटप्रिंट्स के फोटो लो। अब मेरे दिमाग में हजारों और सवाल पैदा हो गए हैं, जिनके सवाल मिलना बहुत जरूरी है, नागेश ने सोचते हुए कहा। लेकिन किससे? संजय ने खड़े होते हुए कहा। सभी से। सबसे पहले मुझे गार्ड से बात करना है। आखिर उसके ड्यूटी पर होते हुए 2 लोग घर में कैसे आ गए? नागेश ने कहा। मैंने पहले ही पूछ लिया नागेश, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। कब और क्या क्या पूछा? नागेश ने चौंकते हुए कहा। जब तुम यहाँ नहीं थे, और जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन गार्ड को 7 बजे ही अनिरुद्ध ने छुट्टी दे दी थी, संजय ने कहा। छुट्टी? लेकिन क्यों? और सब नौकरों को छुट्टी देने का क्या कारण रहा होगा? नागेश ने पूछा। ये सब तो पता नहीं, पर गार्ड का कहना था कि अनिरुद्ध ने कहा है कि एक और गार्ड रख लिया है नाइट के लिए, उसे अब से अंधेरा होने से पहले तक की ड्यूटी दी है। ओह हाँ, मैंने देखा। वैसे भी बेचारा बहुत बुरा है, रात में दिखता नहीं होगा, यही सोचकर ऐसा किया हो, अनिरुद्ध ने नागेश ने कहा। हाँ, हो सकता है।
अब आगे क्या करना है? संजय ने कहा। उसकी फैमिली में कौन कौन है, सभी से बात करना है। नागेश ने चलते चलते कहा। अनिरुद्ध के परिवार में ज्यादा लोग नहीं है। माँ बाप 2 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। एक पत्नी है जिससे उसने माँ बाप की मर्जी से ही आज से 4 साल पहले लव मैरिज की थी। इसके अलावा 3 नौकर हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और एक गार्ड है जो दरवाजे पर बैठा रहता है, संजय ने बताते हुए कहा। और कोई बच्चा? नागेश ने पूछा। नहीं, अभी तक कोई बच्चा नहीं है, संजय ने कहा। ओह, 4 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं, ये क्या नॉर्मल है? नागेश ने पूछा। आजकल फैमिली प्लानिंग के नाम पर अक्सर लोग शादी के 4-5 साल तक बच्चे की प्लानिंग नहीं करते हैं, संजय ने कहा। पर कुछ और वजह भी तो हो सकती है, नागेश ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा। हाँ, अब ये तो पता करना पड़ेगा, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा।